प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल वन एजुकेशन स्टार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसे हम लोग बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सरल और आसान भाषा में समझेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए हम लोग को भी एग्ज़ाम की तैयारी उसी क्वेश्चन लेवल के अनुसार करना होगा, नहीं तो हम लोग रेस से बाहर हो जाएंगे। और आजकल आप देख भी रहे होंगे कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अधिकांश वैकेंसी में एक एक सीट के लिए 400 से 500 बच्चे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि औरों से हमें आगे निकलना है, तो सभी विषय को हमें डीप से पढ़ना और समझना होगा। ये टॉपिक बड़ा है, इसलिए इसे 2 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे और इसके बाद इस टॉपिक से संबंधित MCQ और PYQ को भी लगाएंगे। तो आप बने रहें इस वीडियो के अंत तक बिना स्किप किए हुए, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास। इससे पहले हम लोग थोड़ा राजनीतिक विज्ञान के बारे में भी पहले समझ लेते हैं कि राजनीतिक विज्ञान क्या है। राजनीतिक विज्ञान यह सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। अंग्रेजी भाषा में राजनीतिक विज्ञान को पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। इसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के राजनीतिक संबंध एवं संगठनों का अध्ययन आता है। राजनीतिक का अंग्रेजी समानार्थक शब्द पॉलिटिक्स यानी यूनानी भाषा के शब्द से बना है, जिसका अर्थ है नगर राज। प्राचीन यूनान में छोटे छोटे नगर राज होते थे। ये नगर राज अपने आप में स्वतंत्र संगठित इकाई होते थे। प्राचीन काल के 2-4 दार्शनिक को हम लोग समझ लेते हैं। पहले हैं सुकरात। ये प्राचीन ग्रीक दार्शनिक थे। ग्रीक को ही यूनान भी कहा जाता है और इसकी राजधानी एथेंस है। ये एक प्राचीन दार्शनिक थे। इन्होंने कोई किताब नहीं लिखा था। अच्छा, ये दार्शनिक क्या होता है? हम लोग कोई भी घटना के बारे में सोचते हैं, जैसे न्यूटन के खोजने से पहले अगर कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रहा था तो हम लोग सिर्फ ये सोचते थे कि ऐसा ही होता है। उसके पीछे हम लोग के पास कोई तर्क नहीं था प्रूफ करने के लिए। लेकिन जब न्यूटन ने ये सिद्ध कर दिया कि कोई भी पिंड उसी तरफ झुकाव होगा या खींचा जाएगा जिसका वजन ज़्यादा होगा, तो ये सिद्ध हो गया कि ये इस नियम के अनुसार काम करता है। तो न्यूटन के खोजने से पहले यही चीज़ दर्शन था, लेकिन जब न्यूटन ने इसे प्रूफ कर दिया कि ये सिर्फ पृथ्वी के साथ नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड में जहाँ भी 2 पिंडों के बीच खिंचाव हो तो कोई भी वस्तु उसी तरफ खींचा जाएगा जिसका वजन ज़्यादा होगा, तो फिर ये विज्ञान बन गया। कहने का मतलब ये है कि कोई भी वैज्ञानिक प्रूफ जो अभी हम लोग देख रहे हैं, वो विज्ञान से पहले वो दर्शन ही होता है। यानी एक मानव सोच को हम लोग दर्शन कह सकते हैं। जैसे केपलर के खोज से पहले जो ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रही थी, वो भी एक दर्शन ही था। लेकिन जब ये सिद्ध हो गया है कि ये एक निश्चित नियम के अनुसार करती है, तो फिर ये विज्ञान हो गया है। और दर्शन को बताने वाले को दार्शनिक कहते हैं और विज्ञान को बताने वाले को वैज्ञानिक कहते हैं। सबसे प्राचीन दार्शनिक ये सुकरात माने जाते हैं और इनके शिष्य प्लूटो हुए हैं। ये हैं प्लूटो। इन्होंने रिपब्लिक नामक पुस्तक लिखा था। ये पुस्तक का नाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इसे अच्छे से याद रखना है। इन्होंने डी एकेडमी नामक एक संस्था भी बनाया था। प्लूटो के शिष्य अरस्तु हुए हैं, और अरस्तु आपको पता होगा कि पॉलिटिकल साइंस में भी अरस्तु के बारे में पढ़ना है और जीव विज्ञान में भी इनके बारे में पढ़ना है, क्योंकि जीव विज्ञान का जनक भी अरस्तु को ही माना जाता है और यहाँ राजनीतिक शास्त्र का जनक भी अरस्तु को ही माना जाता है। और इन्होंने पॉलिटिक्स नामक किताब लिखा था। जबकि अरस्तु के एक शिष्य हुए हैं सिकंदर। ये राजनीतिक से नहीं बल्कि विश्व विजेता की ओर इन्होंने अपना कदम बढ़ाया।
और यही वो सिकंदर हैं जिन्होंने यूनान वासियों को जितना पता था पृथ्वी के बारे में उसके 50% को जीत लिया था, लेकिन रियल में इन्होंने पृथ्वी के मात्र 5% को ही जीत पाया था। हम लोगों ने प्राचीन काल के 3 दार्शनिक और एक विश्व विजेता के बारे में समझा है। अब चलते हैं भारतीय संविधान के विकास के इतिहास की शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान के विकास का इतिहास। भारतीय संविधान के विकास का इतिहास 1773 से 1947 तक माना जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान की उत्पत्ति और विकास की जड़ें ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय इतिहास में है। 1773 के बाद से ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के शासन के लिए विभिन्न अधिनियम पारित किए गए। हालांकि उनमें से किसी ने भी भारतीय आकांक्षाओं को संतुष्ट नहीं किया, क्योंकि वे विदेशी शासकों द्वारा थोपे गए थे। 1773 से भारत में राजनीतिक क्रियाविधि का प्रयोग तो किया जा रहा था, मगर उसमें कोई भी प्रावधान भारतीयों को उसके अनुसार, यानी कि भारतीयों को खुश करने लायक नहीं था, क्योंकि ये तो ब्रिटेन से बनकर आ रहे थे और ये उन्हीं के अनुसार बनकर आ रहे थे। भारत में ऐतिहासिक ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोग की अवधि को 2 चरणों में विभाजित किया गया है। उसमें पहला चरण है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान संवैधानिक प्रयोग, और इस वीडियो में हम लोग इसी को पढ़ेंगे, और अगला जो पार्ट होगा उसमें ब्रिटिश क्राउन के तहत संवैधानिक प्रयोग को पढ़ेंगे। तो चलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान संवैधानिक प्रयोग को समझते हैं। 1757 से 1857 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज को विनियमित के मतलब होता है नियंत्रित करना, और उन्हें भारत पर शासन करने में मदद करने के लिए 5 प्रमुख कानून बनाए गए थे। इन 5 अधिनियमों का विवरण नीचे दिया गया है। इसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। भारत में केंद्रीयकरण की प्रक्रिया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से शुरू की गई थी। ये केंद्रीकरण का मतलब क्या है कि जो भी ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर राज आ रहे थे उनको एक यूनिट में समेटना, यही केंद्रीकरण होता है। और उन सभी के लिए एक प्रशासक नियुक्त किया गया था, ताकि पूरा का कंट्रोल एक ही शासक के हाथ में हो। चूँकि मुगलिया सल्तनत के बिखराव के बाद भारत के विभिन्न क्षेत्र के अलग अलग राजा हो गए थे, और हम जानते हैं कि अलग अलग होना मतलब कमज़ोर पड़ना, और यही कारण था कि अंग्रेज एक एक राजा को हराते हराते ये भारत के पूरे हिस्से पर कब्जा कर लिया था। वो चाहे जो भी नीति लाए वो भारतीय राजा को कमज़ोर करने और भारतीय राजा का ज़मीन को हड़पने का ही मकसद रहता था। तो भारत में केंद्रीकरण की प्रक्रिया अंग्रेजों द्वारा 1773 में स्टार्ट कर दिया गया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित यह पहला अधिनियम था। बैकग्राउंड को भी थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग कि 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ तो अंग्रेज़ों ने जीत हासिल की और 2 संधि हुए, एक 12 अगस्त 1765 को और दूसरा 16 अगस्त 1765 को। इन दोनों संधियों द्वारा अंग्रेज़ों को एक निश्चित भूभाग दे दिया गया और वहाँ पर इसने अपना शासन स्थापित कर दिया। इसके जो कर्मचारी थे उन्हें लगा कि अब तो ये अपना ही क्षेत्र है, अब जैसे चाहें मनमानी कर सकते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने भारतवासियों से अपने यानी व्यक्तिगत रूप से व्यापार चालू कर दिए या उससे रिश्वत लेना चालू कर दिए या और भी गलत तरीके को अपना लिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में जाने लगा, क्योंकि उसके जो भी कर्मचारी थे वे व्यक्तिगत व्यापार चालू कर दिए थे, यानी अपना अपना कमाना चालू कर दिए थे, कंपनी का फिक्र कम कर दिया। तो इससे हुआ ये कि कंपनी को लगा कि अब तो और हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, हमें तो और प्रॉफिट होना चाहिए था, लेकिन हम और घाटे में जा रहे हैं। और इस भ्रष्टाचार में कंपनी की दयनीय स्थिति बहुत कमज़ोर होती चली गई
तो अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन के राजा से आर्थिक मदद तलब की। तो ब्रिटेन के राजा ने आर्थिक मदद देने का वादा तो किया और उसके साथ एक फरमान भी दे दिया, और वही फरमान रेगुलेटिंग एक्ट था। चूंकि उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ही कुछ कमजोरी है, तभी ये कंपनी घाटे में जा रही है, तो वही फरमान के रूप में रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसके द्वारा निम्न प्रावधान भी दे दिए गए कि इसी के अनुसार तुम्हें, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को, भारत में चलना होगा। इस अधिनियम के अनुसार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल, यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और इस प्रकार वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। इस अधिनियम ने बम्बई और मद्रास के राज्यपाल को बंगाल के राज्यपाल के अधीन कर दिया, यानी कि उसी के अंडर में ला दिया। गवर्नर जनरल को नियम और कानून बनाने की शक्ति दे दी गई। गवर्नर जनरल को 4 सदस्यों की एक परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। मतलब जो शासक था, यानी गवर्नर जनरल, उसकी सहायता करने के लिए 4 सदस्यों का एक कमेटी बना दिया गया, ताकि वह गवर्नर को कोई भी काम करने के लिए मशवरा दे और उसकी सहायता करे। और इसी यानी रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अनुसार 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय का भी स्थापना किया गया। इसमें 4 न्यायाधीश की प्रावधान की गई, जिसमें 3 सहायक न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश थे, और उस मुख्य न्यायाधीश का नाम एलिजा इम्पे था। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान थे, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब चलते हैं अगला एक्ट पर। यह है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट या अधिनियम। भारत के संवैधानिक इतिहास में यह अधिनियम कई महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आया। इस अधिनियम के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा जाने लगा। इसका मतलब क्या है कि अब, यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में जो क्षेत्र हासिल किए गए थे, उसे अब ब्रिटेन का संपत्ति बताया जाने लगा कि ये ब्रिटेन की संपत्ति है। इस अधिनियम के अनुसार क्राउन एंड कंपनी द्वारा संचालित ब्रिटिश भारत की एक संयुक्त सरकार की स्थापना की गई। सरकार के पास सर्वोच्च शक्ति और अधिकार थे। इस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार वाणिज्यिक संचालन के लिए एक निदेशक मंडल का गठन किया गया, और राजनीतिक मामले के लिए 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड भी नियुक्त किए गए, और गवर्नर जनरल के परिषद को 4 सदस्यों से घटाकर अब 3 सदस्यीय बना दिया गया। अब है 1813 का चार्टर एक्ट। इसे भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। चाय व्यापार को छोड़कर भारत के साथ व्यापार सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए खोल दिया गया। अच्छा, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एकाधिकार क्या है। मान लीजिए कि एक बाजार के लिए एक कंपनी द्वारा केवल एक ही इंसान को छोड़ा जाए उस बाजार में दुकान चलाने के लिए, तो उसी को एकाधिकार कहा जाता है। जैसे ब्रिटेन से जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो ब्रिटेन के संसद और वहाँ के महारानी के अनुमति लेकर आई थी। तो वहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार था कि यहाँ भारत में ब्रिटेन की तरफ से सिर्फ और सिर्फ वही व्यापार करेगा। ब्रिटेन और कोई कंपनी को भारत में व्यापार के लिए नहीं भेजेगा। मगर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटेन से एक फरमान भेजा गया कि नहीं, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हो रहा है। हाँ, चाय का व्यापार सिर्फ अभी ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकता है, यानी उसी को एक अधिकार है, और चीन के साथ भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकता है। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को इन दो, यानी कि चाय और चीनी को छोड़ करके समाप्त कर दिया गया। और इसी एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरी को प्रवेश कर दिया गया, और ईसाई मिशनरी अपने काम में, यानी कि धर्म परिवर्तन में लग गए। और इसी एक्ट के द्वारा भारत में शिक्षा पर पहली बार 1 लाख खर्च करने का प्रावधान भी किया गया था। तो इसलिए
इन पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। अब है 1833 का चार्टर एक्ट। बंगाल का जो गवर्नर था उसे अब भारत का गवर्नर कहा जाने लगा 1833 के एक्ट के द्वारा। और इसे हमें बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है। सबसे पहले यानी 65 के बाद, 1765 के बाद बंगाल का गवर्नर कहा जा रहा था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और ये 1833 के एक्ट के द्वारा बंगाल हटाकर भारत कर दिया गया, यानी कि भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ईस्ट इंडिया कंपनी केवल एक प्रशासनिक संस्था के रूप में हो गई। कंपनी को तो अब प्रशासनिक कार्य देखना था, इसीलिए उसके एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। यह अब एक वाणिज्यिक संस्था नहीं रही। गवर्नर जनरल को राजस्व, नागरिक और सैन्य पर पूर्ण नियंत्रण दिया गया था। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में केंद्रीयकरण की प्रक्रिया का अंतिम चरण था। यह प्रक्रिया 1773 के विनियम अधिनियम के साथ शुरू हुई थी। मतलब अब यहाँ से विकेंद्रीकरण शुरू कर दिया गया, यानी अब अलग अलग जो इसके क्षेत्र में राज पड़ते थे उनको अलग अलग पावर दिया जाने लगा। और इसी एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, यानी कि चाय और चीनी पर भी अब इसका एकाधिकार नहीं रहा, बल्कि कोई भी ब्रिटेन से कंपनी आए और वो कोई भी व्यापार कर सकता था, ऐसा कर दिया गया। 1853 का चार्टर एक्ट। सिविल सेवा परीक्षा शुरू की गई किसके द्वारा? इस 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। यह सिविल सेवा में भर्ती के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा होती थी। गवर्नर जनरल के कार्यकारी और विधायी कार्यों को यहाँ से अलग कर दिया गया। इस अधिनियम में विधान परिषद में 6 नए सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान था। 4 सदस्यों को नियुक्ति बंगाल, बॉम्बे और मद्रास और आगरा की अंतरिम सरकारों द्वारा की जाती थी। 1853 के चार्टर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गवर्नर जनरल की विधान परिषद को केंद्रीय विधान परिषद के रूप में जाना जाने लगा। केंद्रीय विधान परिषद एक लघु संसद यानी कि छोटा संसद के रूप में कार्य करने लगी। इसने ब्रिटिश संसद की समान प्रक्रियाओं को अपनाया, यानी जिस तरीके से ब्रिटेन में संसद कार्य कर रही थी वही कार्य इसमें भी किया जा रहा था, मगर छोटे स्तर पर। तो ये हम लोगों ने भारतीय संविधान के विकास का पहला पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। शुक्रिया।